विज्ञान में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है भारत का संविधान। मतलब कि भारत के संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका को दूसरे शब्दों में प्रस्तावना कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम भारत की प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको रीड करेंगे। वो आखिर है क्या, हमारी प्रस्तावना है क्या। अगर आप 11वीं और 12वीं की छात्रा हैं तो आपके लिए ये उद्देशिका प्रस्तावना को पूरी की पूरी याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए एग्जाम में प्रस्तावना पूछी जाती है। और जब आपको प्रस्तावना का कोई आंसर याद ना हो तो अगर आप पूरी की पूरी ये प्रस्तावना लिख कर आ जाएंगे तो आपको इसमें मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो इसलिए ये प्रस्तावना छोटी सी है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। ये देखिए, हम इसको जरा देखेंगे इसमें क्या क्या बताया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ठीक है। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं था जो कि किसी को समझ ना आता हो, या फिर कोई बहुत मुश्किल या शुद्ध हिंदी वाला कोई शब्द नहीं था। सारे शब्द बहुत आसान है। जैसे कि ये देखिए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष मतलब कि धर्म निरपेक्ष शब्द है, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, धर्म, स्वतंत्रता, समानता, अखंडता, बंधुता, सारे शब्द काफी आसान है। ठीक है। ये तो थी हमारी भारत की प्रस्तावना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, प्रस्तावना है क्या असल में। देखिए, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है एक तरीके से संविधान की जो बुक है, तो प्रस्तावना उसका इंडेक्स है एक तरीके से। ठीक है। जैसे कि हम कोई बुक अगर पढ़ने बैठते हैं तो हम पहले इंडेक्स में देखते हैं ना कि बुक के अंदर क्या क्या है, तो इसी तरह हम पहले प्रस्तावना देखते हैं। अगर हमें शॉर्ट में और बहुत कम टाइम है हमारे पास और हमें संविधान की जानकारी लेनी है कि भाई संविधान में ऐसा क्या है, तो हमें प्रस्तावना को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमने प्रस्तावना को देख लिया और समझ लिया तो हमें अपने संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीजें डिटेल में दी गई है वो सब हमें समझ में आ जाएगा। ये भी कहा जाता है कि देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये एक तरीके से संविधान का एक संक्षिप्त रूप है या उसका एक दर्पण है। मतलब हमें संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी संविधान में बहुत सारे आर्टिकल है, 395 आर्टिकल है, हमें वो सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम प्रस्तावना को देखें तो हम संक्षिप्त रूप में अपने संविधान की सारी जानकारी एक पेज पर पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं भारतीय भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले प्रस्तावना की परिभाषा है क्या, प्रस्तावना क्या कहा जाता है। संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्य अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है उसे प्रस्तावना कहा जाता है। ठीक है। एक तरीके से वही बात कही गई है कि पहला कथन जो कि जिसमें मूल्य और अवधारणाओं के बारे में शॉर्ट रूप में कहा गया है उसे हम प्रस्तावना कहेंगे। एक तरीके से ये हमारे लिए जो है हमारे संविधान का क्या है, इंडेक्स है, इंडेक्स पेपर है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि भाई संविधान में है क्या क्या। ये है, संविधान में न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, और राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता बढ़ाने की बात की गई है, कब हमने इसे को स्वीकार किया है, तो ये सब चीजें, और हमारे देश में क्या क्या चीजें अपनाई गई हैं, हमारी विचारधारा क्या है। ठीक है। इसे हम प्रस्तावना का परिभाषा कहेंगे। अब ये देखिए जरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का इतिहास क्या रहा है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू ने हमारे। ठीक है। भारतीय संविधान की नींव रखी गई थी इसी से ही, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव वही थे कि भाई इससे हमारे संविधान में क्या क्या ऐसा हमें जोड़ा जाए जो कि हमारा संविधान बनाया जाए हमारा देश, जिससे हमारा देश अच्छे से चल सके, सुचारू रूप से चल सके। तो ऐसे उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान का रूप देने के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित समिति का गठन भी किया गया था। उस समय समितियों का गठन किया गया अलग अलग विषयों से लेकर, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी। हमारे संविधान सभा जब बनाई गई थी, संविधान सभा में सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति थी वह थी प्रारूप समिति। इसमें 7 मेंबर थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। ये एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और इसमें 7 सदस्य थे। इस तरह से प्रस्तावना संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को तैयार की गई। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसे हम प्रस्तावना नहीं कहेंगे इस समय, क्योंकि अभी तो ये तैयार ही की गई है उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। उद्देश्य रखे गए हैं कि भी हमें हमारे इस प्रस्ताव में क्या क्या होना चाहिए। अंततः 22 दिसंबर 1947 को इस संविधान द्वारा इसे अपनाया गया।
22 दिसंबर 1947 को, अगले साल इसको अपना लिया गया था। भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 18 दिसंबर 1976 को संविधान के 40 संविधान में 1942वां संविधान संशोधन के द्वारा संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्दों के स्थान पर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। संप्रभु लोकतांत्रिक के स्थान पे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया और राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्दों में बदल दिया। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन से शब्द बदले गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है: अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। व 2 प्रकार की समानता की बात की गई है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ इन्होंने लास्ट यहाँ नीचे भी इन्होंने नोट यही बताया हुआ है। देखिए इसमें भी यही बताया हुआ है कि 1942 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धारा 2 द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, ये सारे शब्द जोड़े गए थे। सारे शब्द हमारी प्रस्तावना के सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं। हमारे देश की नींव है, हमारे देश का एक जो सार है ना, वो इन शब्दों में छुपा हुआ है। ठीक है, जो हम अभी आगे अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना का अर्थ। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो शब्द हमने अभी पीछे देखे थे बड़े बड़े, इन शब्दों का में छुपा क्या है आखिर। सबसे पहला शब्द क्या था? संप्रभुता, सोवेनिटी। ठीक है, संप्रभुता का में क्या कहा गया है? संप्रभुता का तात्पर्य वैसे शक्ति से होता है जो देश या राज्य के अंदर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात जहां देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो, किसी भी बाह्य शक्ति पर निर्भर ना हो, उसे संप्रभु कहा जाता है। देखिए ये मैंने एक पहले वाले चैप्टर में भी एग्जांपल दिया था। संप्रभुता का मतलब क्या है? अपना स्वयं का मालिक बनना। ठीक है, अपने हम डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने संधि समझौते खुद कर सकते हैं। हमें किसी के आगे पूछना नहीं है जाके कि भाई हम ये संधि करें, हम इस देश के साथ समझौता करें या ना करें, या हम इससे युद्ध करें। हमें किसी से पूछना नहीं है, हम अपने आप में संप्रभु हैं, अपने आप में हम शक्तिवान हैं। हम किसी के आगे झुके हुए नहीं है, ना हम किसी के साथ बंधे हुए हैं। तो इसे कहा जाता है सोवेनिटी। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी कि देखिए जैसे कि आप लोग अपने घरों में रहते हैं, तो आपके मम्मी पापा कहीं जाने के लिए कोई प्लान करते होंगे कि हमें बुआ के घर जाना है, चाची के घर जाना है, या गांव जाना है, या हमें कहीं ट्रिप पे जाना है। तो क्या वो पड़ोसी से पूछते हैं? या फिर आपकी मम्मी को किसी के साथ लड़ाई करनी होती है तो क्या वो पड़ोसी से पूछती है कि मैं इस वाली औरत से लड़ाई करूं या नहीं? नहीं ना। या मैं इसके साथ बात बना लूं अपनी या नहीं? वो आपके घर के खुद के डिसीजन होते हैं कि आपको किसके साथ कैसा रिलेशन रखना है। आप अपने रिलेशन के लिए दूसरे से पूछोगे नहीं, आप अपने घर के मालिक खुद हो। वैसे ही हमारा भारत सरकार अपने देश की मालिक खुद है। हम अपने संधि समझौते करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है और ना किसी के साथ बंधे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए आता है समाजवाद। समाजवाद तो आपको शब्द से ही पता चल रहा है कि समाजवाद का अर्थ क्या है। समाजवाद व्यक्तिवाद का उल्टा होता है। व्यक्तिवाद में क्या कहा जाता है कि व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, किसी एक व्यक्ति पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर समाजवाद में समाज को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें क्या कहा गया है कि समाजवाद के अंतर्गत कहा गया है कि हमारे देश में जो भी हमारे देश के अंदर जो भी नीतियां, प्रोग्राम, जो भी कानून बनाए जाएंगे, ठीक है, वे सभी किस चीज को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे? समाज को, ना कि किसी एक व्यक्ति या एक तबके के लोगों को। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया गया है। समाजवाद का अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है, उसे समाजवाद कहते हैं। इस राज्य के नियंत्रण में रहता है, इसका अर्थ ही यही है कि समाजवाद संपूर्ण समाज को लेकर चलता है। ठीक है, बंटवारा समान रूप से राज्य, इसमें जो मुखिया है राज्य है, ठीक है, और जो व्यक्तिवाद में मुखिया है वो पूंजीपति होते हैं। तो इसमें राज्य को प्राथमिकता दी गई है। थर्ड हमारा शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मतांत्रिक इसका उल्टा शब्द होता है धर्मतांत्रिक। तो धर्मतांत्रिक देश कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक ही धर्म को माना जाता है, वो है मुस्लिम धर्म। ठीक है, मतलब वो सभी मुस्लिम है, तो वहां पे एक धर्म को प्राथमिकता दी जाती है, वो एक मुस्लिम देश है। तो इसलिए वो है धर्मतांत्रिक देश है, क्योंकि उन्होंने एक ही धर्म को अपना मुखिया माना हुआ है। हमारे देश में क्या है, कोई कोई हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है। हमारा देश सभी धर्मों को लेकर साथ चलता है, इसलिए हमारे देश को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों से निरपेक्ष है। इसमें कहा गया है जहाँ धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश में किसी भी धर्म को प्रसार करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र उसे कहते हैं जहाँ लोगों का शासन होता है।
ठीक है, हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये तो आप सभी को पता है। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और जनता के प्रतिनिधि जो है चुने जाते हैं। जनता डायरेक्ट जाके अपने वोट देती है, अपने प्रतिनिधियों को खड़ा करती है और वे प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं और संसद में बैठकर वह कानून बनाते हैं। तो हमारे देश में लोकतंत्र है, प्योर रूप में लोकतंत्र है। और वह जो सरकार जाती है वह जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। अगर सरकार जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं करती तो अगले साल जनता उसे नहीं चुनेगी, नहीं तो उसको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाएगा सरकार को। तो ऐसे में हमारे देश में पूर्ण रूप से क्या है, लोकतंत्र। गणराज्य है, रिपब्लिक। देखिए, गणराज्य को हमेशा इसे ये सोच के याद कीजिए कि गणराज्य क्या है। गणराज्य के अंदर ये कहा जाता है कि गणराज्य हमारे देश एक गणराज्य है, और गणराज्य के अंदर कहा जाता है कि गणराज्य में राजा जो होता है देश का, मतलब कि राष्ट्रपति है, वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। पहले जो राजा हुआ करते थे वो वंशानुगणत होते थे। पहले राजा, राजा का बेटा, फिर राजा का बेटा चुना जाता था, राष्ट्रपति या राजा बना दिया जाता था। लेकिन हमारे देश को गणराज्य घोषित किया गया है। गणराज्य में कहा जाता है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है या राजा है या जो पहला व्यक्ति है, वह जो मतलब पहला नागरिक है, राष्ट्रपति को पहला नागरिक भी कहा जाता है। तो जो पहला नागरिक है वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसका मतलब क्या है कि जनता पहले किसी निर्वाचक मंडल को चुनेगी, ठीक है, वह निर्वाचक मंडल जो है जाके राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है। तो हमारे देश में गणराज्य है। समानता की बात की गई है हमारे देश में। देखिए, समानता का मतलब क्या है? समानता का मतलब ये है कि धर्म, जाति, लिंग, डैश डैश के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे देश में सब लोग सभी तरीके से इसकी समानता है, और हमारे देश में समानता का मौलिक अधिकार भी दिया गया है। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समानता का मौलिक अधिकार दिया हुआ है। तो हमारे देश में समानता है, कोई भेदभाव नहीं है, कानून के आगे भेदभाव नहीं होगी, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से कोई भेदभाव नहीं होगी, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं होगी, छुआछूत नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। ठीक है, अब आता है बंधुत्व। बंधुत्व शब्द का अर्थ क्या है? बंधुत्व मतलब भाईचारा। सिंपल सा शब्द है भाईचारा। ये देखिए यहाँ भी दे रखा है भाईचारा, मैत्री, परस्पर सहयोग। मतलब हमारी प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ा गया था बाद में, और इसमें ये बताया गया था कि बंधुत्व का अर्थ ये है कि हमारे देश में जो जनता है, जो लोग रहते हैं, वह सभी जो है भाईचारे, प्रेम और परस्पर सहयोग की भावना के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगी। ठीक है, और किसी प्रकार की लड़ाई और झगड़ा नहीं करेंगी। इसका अर्थ है राष्ट्र की एकता और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित, मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता और गरिमा से संबंधित है ये जो शब्द है। ये देखिए मुख्य बातें, इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये देखिए। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, इसको दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं है। ये फर्स्ट पेज तो है जिसे हम इंडेक्स के रूप में मानते हैं, लेकिन ये कानूनी रूप से उसका भाग नहीं है। संविधान में हमेशा संविधान के समस्त शक्तियों का केंद्र भारत के लोग हैं। हमारी प्रस्तावना में जो कहा गया है भारत के लोग, तो हमारी प्रस्तावना कहाँ से ली गई? सबसे पहले मैं बताना भूल गई, हमारी प्रस्तावना जो है यूएसए से ली गई है, और प्रस्तावना की जो भाषा है वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो ये आपको याद रखना होगा। ये ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली गई है और यूएसए से यही विचार लिया गया है इसका। ठीक है, ये देखिए नीचे क्या बताया गया है, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना को बदल नहीं सकती। इसका मतलब क्या है कि प्रस्तावना, अगर प्रस्तावना की कोई अवहेलना भी करता है तो ऐसे में उसकी रक्षा के लिए हम अदालत में नहीं जा सकते। जैसे कि मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो, या मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कानून बना दिया जाता है, तो ऐसे में हम मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना की रक्षा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैरुआडी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। विधायिका मतलब संसद। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका यानी संसद उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, अगर जो बच्चे ग्रेजुएशन में है तो उनके लिए, बीए के बच्चों के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आती है। केशवानंदन भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। संसद भारतीय संविधान के मूल ढांचा में वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण होता है। ठीक है, संसद भारतीय संविधान में मूल ढांचे में वैसे ही संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार और मजबूतीकरण हो। मतलब कि हमारा मूल ढांचा खराब नहीं होना चाहिए, संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को में वह परिवर्तित नहीं कर सकती। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। ये बार बार आ रहा है, तो इसे बार बार देखिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए ये बार बार आ रहा है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित, शाब्दिक, व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। ठीक है, तो आज का हमारा जो भारत की संविधान की प्रस्तावना का जो चैप्टर है वो यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।